नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग जीएस दृष्टि साइंस 2024 के पार्ट 6 के सेशन को कवर करने वाले हैं। इस सेशन के अंतर्गत हम लोग मूल रूप से मानव हार्मोन को कवर करेंगे। इससे पूर्व यदि हम लोग देखें तो कुल 5 सेशन ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग बायोलॉजी के विभिन्न खंडों जैसे विज्ञान की शाखाएं और उनका वर्गीकरण, कोशिका, मानव कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, विटामिन, पोषण, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और तंत्रिका तंत्र आदि को हम लोग कवर कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने वे सेशन कवर नहीं किए हैं तो आज ही कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 17वीं बीपीएससी के लिए और यूपीपीसीएस दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी प्रकार के वनडे एग्जाम्स को दे रहे हैं तो उसके लिए तो ये सेशंस जो है रामबाण की तरह सिद्ध होंगे। इसके अतिरिक्त बायोलॉजी का 2 और सेशन बचेगा, जिसके अंतर्गत हम लोग पादप विज्ञान, जिसके अंदर हम लोग पादप के विभिन्न रोग, उनका जनन, पोषण और प्रकाश संश्लेषण को हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ एक लास्ट टॉपिक हम लोग का बायोलॉजी में बचेगा, वो है मानव रोग। मानव रोग को हम लोग आने वाले 2 सेशंस में हम लोग ये दोनों टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। तो आज के इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले समझते हैं अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत वैसी ग्रंथियां आती हैं जो कि नलिका विहीन होती हैं। नलिका विहीन वैसी ग्रंथियां जो विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का स्रावन करती हैं या सेक्रेशन करती हैं, उन्हें हम लोग अंतःस्रावी तंत्र के रूप में जानते हैं। और हार्मोन्स की यदि हम लोग बात करें तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हार्मोन्स को जीवन की गति या टेम्पो ऑफ लाइफ को बनाए रखने का काम करते हैं। कौन? तो हार्मोन्स जीवन की गति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हार्मोन की परिभाषा यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हार्मोन को मूलतः हम लोग एक संदेशवाहक पदार्थ के रूप में जानते हैं, और एक ऐसा संदेशवाहक पदार्थ जो किसी भी बाह्य या अंतः उद्दीपन या स्टिमुलस जब होता है हमारे शरीर में बाह्य कारण से या आंतरिक कारणों से, तो उस शरीर के किसी भाग की अंतःस्रावी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होकर रुधिर में पहुंचकर पूर्ण शरीर में संचारित होता है। इसे हम लोग हार्मोन के रूप में जानते हैं। थॉमस एडिसन की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है थॉमस एडिसन को। उदाहरण के रूप में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, थायराइड ग्रंथि जो गले में होती है हमारी, और यहाँ से थायरॉक्सिन प्रवाहित होता है। पैराथायराइड भी गले में ही होती है, थायराइड के नीचे में, ये ध्यान रखिएगा। एड्रिनल ग्रंथि हो गया, पीनियल ग्रंथि हो गया, पीयूष ग्रंथि हो गया। पीयूष ग्रंथि को तो इनफैक्ट मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो ये सभी ग्रंथियां जो हैं मूल रूप से हमारा हार्मोन का सेक्रेशन करती हैं और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में या अंतःस्रावी तंत्र के रूप में हमारे शरीर के अंतर्गत कार्य करती हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अंतःस्रावी तंत्र की अनियमितता के कारण विभिन्न प्रकार के प्रकार्य रोग या फंक्शनल डिजीज होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अंतःस्रावी तंत्र जिससे कि हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, उसमें यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता उत्पन्न होती है तो उसके परिणाम स्वरूप प्रकार्यक रोग या हम लोग यूं कहें कि फंक्शनल डिजीज हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं वो सीधे हमारे रक्त में ही जाकर के घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और रक्त के प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में ये पाए जाते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है कि जो हार्मोन होता है वह रक्त के किस कंपोनेंट के लिए घुलनशील अवस्था में पाया जाता है, तो ये आपका रक्त के प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं तथा धमनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक ये पहुंचाए जाते हैं। हार्मोन प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं और मानव शरीर के धमनी के द्वारा यह शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। अब बात यहाँ पर हम लोग करें ग्रंथियों के प्रकार की, तो यहाँ पर 2 प्रकार की ग्रंथियां, यहाँ पर जो ग्रंथियां होती है 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है, 2 नहीं, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। ध्यान रखिएगा, बहिस्रावी ग्रंथियां वैसी ग्रंथियां होती हैं जो नलिका युक्त होती है, जिसमें एक नलिका लगी होती है, वो बहिस्रावी ग्रंथियां होती है। और ये विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का स्रावन करती हैं। ध्यान रखिएगा, एंजाइमों के स्रावन के लिए नलिका युक्त ग्रंथियां उपयोग में आती हैं। यदि हम लोग यहाँ बहिस्रावी ग्रंथियों की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, इनमें आपका लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि और अश्रु ग्रंथि, यानी जहां पर जो चीज उपयोगी है वहीं के लिए नलियों के माध्यम से जो भी एंजाइम है उनका श्रावण किया जाता है बहिस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से।
अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करेंगे तो ये नलिका विहीन होती हैं, इसमें डक्ट नहीं होती है, डक्टलेस ग्रंथियां होती हैं और ये मूलतः आपका हार्मोन को स्रावित करती है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है वो हार्मोन को स्रावित करती है। उदाहरण के लिए पीयूष ग्रंथि ले लें या जनन ग्रंथि ले लें, ये ध्यान रखिएगा। और मिश्रित ग्रंथि वैसी ग्रंथियां हैं जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में कार्य करती है। उदाहरण याद रखिएगा कि अग्नाशय मानव शरीर में एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है जिसे हम लोग अग्नाशय के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अग्नाशय की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में अग्नाशय रस रूपी एंजाइम्स को स्रावित करता है और इसमें शामिल क्या क्या होता है, इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है अग्नाशयी रस को। इसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज होता है जो भोजन से प्राप्त होने वाले विभिन्न कंपोनेंट्स को पचाने का कार्य करते हैं और इसे पूर्ण पाचक रस की भी संज्ञा दी जाती है जिसका स्रावन अग्नाशय से होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि अग्नाशय से इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोनों का स्रावित होती है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अल्फा बीटा और गामा तीन विभिन्न स्थल होते हैं जहां से ये सारे के सारे इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और सोमेटोस्टेटिन का स्रावन होता है। इंसुलिन की बात करेंगे तो इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि के लैंगरहैंस की द्वीपिका की बीटा कोशिका से स्रावित होती है। लैंगरहैंस की द्वीपिका इन्हें कहा जाता है और लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका से इनका स्रावन होता है, किसका, इंसुलिन का। और जब इंसुलिन की कमी हो जाती है शरीर में तो हमारे शरीर में शुगर रोग या आपका मधुमेह रोग उत्पन्न होता है। ग्लूकेगॉन की बात करेंगे तो ग्लूकेगॉन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि के अल्फा कोशिका से स्रावित होती है और बचा एक आपका सोमेटोस्टेटिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि के डेल्टा कोशिका से ये सॉरी डेल्टा नहीं, ये आपका गामा हो जाएगा। अल्फा बीटा और गामा ये तीन होता है, अल्फा बीटा और गामा कोशिका से स्रावित होती है और एफ कोशिका द्वारा अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड का स्रावन किया जाता है। एक अन्य कोशिका है एफ कोशिका जिससे कि आपका अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड स्रावित होती है। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन के कार्य को यदि हम लोग देखें और समझने का प्रयास करें तो ध्यान रखिएगा कि इन दोनों ही आपका हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, चाहे इंसुलिन हो चाहे ग्लूकेगॉन हो। ग्लूकेगॉन में तो वैसे भी आपका ग्लूकोज का ग्लू जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। रक्त में शर्करा की अधिकता होने पर इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ध्यान रखिएगा। और इस शर्करा की मात्रा जब रक्त में अधिक हो जाती है तो उसका अवशोषण करने के लिए या उसे नियंत्रित करने के लिए ये इंसुलिन ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और अतिरिक्त शर्करा को यह ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान रखिएगा कि इंसुलिन अतिरिक्त रक्त में पाए जाने वाले अतिरिक्त शर्करा को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और रक्त में शर्करा की कमी जब होती है तो ग्लूकेगॉन हार्मोन निकलता है और संचित ग्लाइकोजन को यह पुनः शर्करा में तब्दील कर देता है। तो यहाँ पर दोनों ध्यान रखिएगा, आपका इंसुलिन रक्त में अधिक मात्रा में पाए जाने वाले शर्करा को कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और ग्लूकेगॉन जो है कन्वर्टेड ग्लाइकोजन को पुनः रक्त शर्करा में कन्वर्टेड कर देता है। ये दोनों के दो काम है, दोनों उल्टे काम करते हैं। अब यहाँ पे कुछ वन लाइनर प्रश्न दिए हुए हैं, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे आप लोगों के लिए, यद्यपि आगे इसे डिटेल रूप में हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, नॉर एड्रेनलिन नामक रासायनिक द्रव्य क्या है, तो आपका न्यूरोट्रांसमीटर एक द्रव्य है, ये ध्यान रखिएगा। न्यूरॉन क्या है, तो तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतु एक्सॉन्स, ध्यान रखिएगा, एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स के बीच संपर्क बिंदु कौन है, तो सिनेप्सिस को कहा जाता है। सिनेप्सिस याद रखिएगा, हिंदी में युग्मानुबंध है, छोड़ दीजिएगा इसे, सिनेप्सिस याद रखने का प्रयास कीजिएगा। एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स के बीच जो संपर्क बिंदु है तंत्रिका कोशिकाओं में, ये आपका सिनेप्सिस होता है। और हार्मोन जो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, तो ये आपका फीमेल हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथियों में दुग्ध के स्राव होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थायरॉक्सिन क्या है, तो एक हार्मोन है। और थायराइड ग्रंथि की खराबी होने का मूल कारण क्या है, तो खाने में आयोडीन की कमी। खाने में जब हम लोग आयोडीन की मात्रा कम कर देते हैं तो थायराइड ग्रंथि हमारी खराब हो जाती है, जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है सही ढंग से फंक्शन नहीं कर पाता है, निकल नहीं पाता है। और थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन है, तो TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन को। और वह हार्मोन जिसके स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है कौन है, तो एड्रीनेलिन है। एड्रीनेलिन से उत्तेजना का भी अनुभव होता है। जब भी आप भय में या दुख में रहते हैं, सॉरी, जब भी डर होता है, तो ये सब मामले की अगर हम लोग बात करेंगे, या दौड़ने लगते हैं, डर होता है, तो इस स्थिति में हमारे शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन उत्पन्न होता है। और एस्ट्रोजन उत्पादित होता है किसके द्वारा, तो ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोजन का उत्पादन होता है पुटिका के द्वारा। आगे इसके विस्तार पूर्वक हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर इस फिगर की बात करेंगे तो इस एक संपूर्ण फिगर में आप लोगों के लिए प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि और उनके कार्य यहाँ पे बताए गए हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। एक एक करके आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसे रख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनके कार्य में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला हमारा हो जाएगा पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि से ही मेलाटोनिन निकलती है। ये ध्यान रखिएगा, मेलाटोनिन कहाँ से निकलेगा, पीनियल ग्रंथि से निकलती है। इसके अतिरिक्त पीयूष ग्रंथि या इसे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड की भी कहते हैं, यह शरीर का मास्टर ग्लैंड है। ये कलीजे की रिंग मास्टर की तरह कार्य करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो भाग होते हैं, एक है आपका पश्च या पिछला पिट्यूटरी, या जिसे हम लोग न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। इससे बेसोप्रेसिन या जिसे हम लोग एडीएच कहते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और ऑक्सीटोसिन उत्पन्न होता है। ऑक्सीटोसिन उत्पन्न करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा अगला पिट्यूटरी है या एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस भाग है पीयूष ग्रंथि का, जिससे कि सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन हो गया आपका, जिसे हम लोग वृद्धि हार्मोन कहते हैं। सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन को ही वृद्धि या ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इससे प्रोलैक्टिन या लुटियोट्रॉपिक हार्मोन निकलता है, जिसे हम लोग प्रोलैक्टिन या लुटियोट्रॉपिक हार्मोन एलटीएच कहते हैं। इसके अतिरिक्त पुटिका प्रेरक हार्मोन निकलता है, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच कहा जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। यह आपका अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, आगे के भाग से। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या अंतराल कोशिका प्रेरक हार्मोन निकलता है आपका इससे। इसके अतिरिक्त एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन एसीटीएच निकलता है। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन एमएसएच हो गया। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया आपका। तो ये सारे हार्मोन जो हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं और विभिन्न ग्लैंड्स के ऊपर ये प्रभावी भूमिका निभाते हैं, जिससे कि वो ग्रंथियां जो हैं अपने अपने हार्मोनों का स्राव करती हैं। पैराथायराइड ग्रंथि की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, ये मनुष्य के गले में रहती है और इससे हमारा पैराथार्मोन या पीटीएच निकलता है। पैराथायराइड हार्मोन्स निकलता है जो कि पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है। वहीं दूसरी गले की ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, ये मेन ग्रंथि है और इसे हम लोग हिंदी में अवटु ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। और इसी से टेट्रा आयोडोथायरोनिन या थायरॉक्सिन निकलता है। थायरॉक्सिन निकलता है और इसके अतिरिक्त कैल्सिटोनिन है, ट्राई आयोडोथायरोनिन है। ये सभी के सभी आपके थायराइड से निकलने वाले महत्वपूर्ण हार्मोन्स हैं। थाइमस ग्रंथि की बात करेंगे तो हमारे गले में होता है। थाइमस ग्रंथि हमारे छाती और गले के बीच में, तो याद रखिएगा थाइमोसिन कहा जाता है, थाइमोसिन हार्मोन। और थाइमोपोएटिन हार्मोन थाइमस ग्रंथि से निकलेगी। यकृत की बात करेंगे, लीवर की, तो आईजीएफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है ये यकृत से निकलने वाला हार्मोन है। अमाशय की बात करेंगे तो अमाशय से हमारा गैस्ट्रिन और ग्रेलिन, ये दो महत्वपूर्ण हार्मोन है जिसका जो श्रावण अमाशय से होता है। इसके पश्चात हम लोग अग्नाशयी रस की बात करेंगे तो हम लोग पूर्व में ही देख चुके हैं, 3 अल्फा बीटा और डेल्टा, गामा नहीं है जी, अल्फा बीटा और डेल्टा ही है, ध्यान रखिएगा। ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन। इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेटिन निकलती है अग्नाशय से। इसके अतिरिक्त एफ कोशिका से अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स का विस्रावन होता है। किडनी की बात करेंगे, ब्रिक या किडनी की, तो यहाँ से कैल्सिट्रॉल, रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन, ये 3 प्रमुख हार्मोन्स निकलते हैं। अंडाशय की बात करेंगे जो केवल महिलाओं में होती है, यहाँ से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ये सिर्फ महिलाओं में होता है, ये आपका सेक्स हार्मोन है जो महिलाओं में पाया जाता है। अधिवृक्क या एड्रिनल ग्लैंड की बात करेंगे तो इसका 2 भाग है, एक है एड्रिनल मेड्यूला और दूसरा है एड्रिनल कॉर्टेक्स।
और ये दोनों से अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स का स्रावन होता है। एड्रिनल मेडुला की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, उससे एड्रिनेलिन या एपिनेफ्रिन हार्मोन का स्रावन होता है, साथ ही साथ नॉर एड्रिनेलिन या नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन निकलता है। वहीं एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन और कार्टिसोल कार्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होती है। वृषण की बात करेंगे तो ये सिर्फ पुरुष में होता है और यहाँ पुरुषों में एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावन होता है। ये आपका मेल हार्मोन है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन फीमेल हार्मोन है। ये ध्यान रखिएगा, दोनों एक मेल एक फीमेल हार्मोन है और यहाँ पर ये प्रमुख अंग है जिनसे कि हमारा हार्मोन्स स्रावित होता है। अब इसके विषय में हम लोग डिटेल पूर्वक यहाँ पर पढ़ेंगे कि किस किस हार्मोन का क्या क्या फंक्शन है, किस प्रकार से ये काम करते हैं, हमारे शरीर में क्या इनका प्रभाव हो सकता है। पीयूष ग्रंथि की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, पीयूष ग्रंथि जो है यह कपाल की स्फेनॉइड नामक हड्डी में उपस्थित रहती है और इसे अन्य रूप में अगर हम लोग बोले तो इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, जो कि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को अपने नियंत्रण में रखती है या उनसे हार्मोन्स को स्रावित करने के लिए कहती है। ये ध्यान रखिएगा, या उसे नियंत्रित करती है। मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ध्यान रखिएगा, मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो आपका पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब पीयूष ग्रंथि की अगर हम लोग बात करें तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि का दो भाग हम लोग पूर्व में ही पढ़ चुके थे। पिछले भाग की बात करेंगे तो बेसोप्रेसिन या एडीएच और ऑक्सीटोसिन, और अग्र भाग की बात करेंगे तो सोमेटोट्रॉपिन एसटीएच, जिसे ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है, पीआरएल या प्रोलैक्टिन और ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन एलटीएच और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये निकलता है आपका अगले पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब बात करेंगे यहाँ पर अलग अलग हार्मोन्स की जिनका स्रावन पीयूष ग्रंथि से होता है और उनके कार्य क्या हैं। तो सबसे पहले यदि हम लोग समझें तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स कौन कौन है, तो टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और थायराइड जैसे ही आपका आ गया तो ये इसका कार्य क्या हो जाएगा, तो थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रावन के लिए ये प्रेरित करता है। ध्यान रखिएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फुल फॉर्म आप लोग ध्यान में रखेंगे तो कहाँ पे ये फंक्शन करेगा ये हार्मोन, ये हम लोगों को पता हो जाएगा। वहीं बात करेंगे एसीटीएच हार्मोन क्या है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो है ये मूलतः एड्रिनल कॉर्टेक्स से होने वाले स्राव का नियंत्रण करता है। ब्रिक में होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और कार्टिसोल हार्मोन के स्राव का नियमन, ये दोनों नियमन जो है एसीटीएच के द्वारा किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अतिरिक्त बात करेंगे सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स की, तो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन जो है इसे हम लोग वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं और इसका मूल कार्य है शरीर के वृद्धि का नियंत्रण करना। और अगर इससे होने वाले रोग, अब सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन से रोग भी उत्पन्न होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अधिक या कम मात्रा में इसका स्रावन हो जाए तो रोग हो जाता है। अब बात करेंगे अधिकता से, यदि सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन का स्रावन अधिक होता है तो भीम कायता गिग्नेटिज्म नामक रोग उत्पन्न होता है। जैसे हम लोग खली को देख लें, भारतीय खली जो है वो क्या है, भीम कायता रोग के ही शिकार हैं। इससे शरीर गोरिल्ला के भांति बेडौल हो जाता है। अनुपातिक भीम कायत जिसे अग्रतिकायता कहते हैं, एक्रोमिगली कहते हैं, ये आपका किससे होगा, तो सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन के अत्यधिक स्रावन होने से गिग्नेटिज्म और एक्रोमिगोली रोग होता है। उदाहरण के लिए आप लोग खली को सामने रख सकते हैं। इसी कमी से अब सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन की अधिकता से आपका गिग्नेटिज्म और एक्रोमिगली तो हो सकता है, लेकिन कमी से आपका बौनापन, ड्वार्फिज्म या इसे नैनिज्म या एटिलियोसिस, ध्यान रखिएगा, नैनिज्म और एटिलियोसिस नामक भी रोग होता है। ड्वार्फिज्म या नैनिज्म और एटिलियोसिस नामक रोग किससे होता है, तो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के कमी से। अब एलटीएच की बात करेंगे तो ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन होता है और ये दुग्धजनक हार्मोन से। एलटीएच जो है या इसे लेक्टोजेनिक हार्मोन भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, लेक्टोजेनिक हार्मोन भी कहा जाता है इसे। और यह हार्मोन दुग्धजनक हार्मोन है, इससे शिशु के लिए स्तनों में दूध का स्रावन होता है। दूध के स्रावन के लिए एलटीएच हार्मोन ही उत्तरदायी होता है। एडीएच की बात करेंगे तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। इसे अन्य रूप की बात करेंगे तो अर्जिनिन बेसोप्रेसिन के रूप में भी इसे जाना जाता है। एडीएच को एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं और ये आपका एक मूत्र रोधी हार्मोन है। संश्लेषण कहाँ पर होता है, ये ध्यान रखिएगा। एडीएच का संश्लेषण मनुष्य के मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में होता है।
संग्रहण इसका पीयूष ग्रंथि में होता है और इसका कार्य है शरीर में जल संतुलन की मात्रा को बनाए रखने में एडीएच महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का कार्य ही है शरीर में जल संतुलन को बनाए रखना। वहीं ऑक्सीटोसिन की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा इसके दो लक्ष्य उत्तक हैं। पहला है गर्भाशय स्त्री का गर्भाशय और स्त्री की स्तन या मेमेरिया ग्लैंड जो है उसे ये उसके उत्तकों को ये प्रभावित करता है। इसका कार्य क्या है? तो मिल्क इंजेक्शन या दुग्ध उत्क्षेपण, बच्चों के लिए दुग्ध का स्रावन करना इसका मूल ऑक्सीटोसिन का कार्य होता है। प्रसव को सुगम बनाता है और वात्सल्य उपलब्ध करवाता है। ध्यान रखिएगा ऑक्सीटोसिन का ही इंजेक्शन हम लोग देखते हैं कि सब्जियों में दे दिया जाता है। दिन में देखे तो छोटा, सुबह होते होते वो 5 केजी का हो जाता है। तो कद्दू कोहड़ा वगैरह में ऑक्सीटोसिन का भी इंजेक्शन दिया जाता है। या गायों को अधिक मात्रा में दुग्ध के स्रावन को उत्तेजित करने के लिए बाह्य रूप से ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन विभिन्न पशुपालकों के द्वारा किया जाता है। अब बात करें जीटीएच, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन या एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ध्यान रखिएगा वृषण जो टेस्टिस है उसमें शुक्राणु जनन, स्पर्म के प्रोडक्शन में सहायता करता है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अंड जनन की बात करेंगे तो एवं मादा हार्मोन की बात करेंगे तो अंड जनन एवं मादा हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन के स्रावन को प्रेरित करता है। अंडाशय की बात करेंगे महिला में तो वो फॉलिकल की वृद्धि में मदद करते हैं और ये मासिक धर्म का भी नियमन करता है। कौन? तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वहीं एलएच की बात करेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की तो ये लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। याद रखिएगा लैंगिक लक्षणों का विकास कौन करता है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है। और पुरुषों के नर हार्मोन एंड्रोजन है। एंड्रोजन के स्रावन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये नर हार्मोन एंड्रोजन के स्रावन को प्रेरित करता है। इसके पश्चात आते हैं एमएसएच पर। एमएसएच के रूप में हम लोग देखें तो मिलेनोसाइट हार्मोन। मिलेनोसाइट हार्मोन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि मेलाटोनिन हार्मोन पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न बराबर पूछेगा कि पीनियल ग्रंथि से स्रावित होने वाला मेलाटोनिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। और यह हार्मोन रात का हार्मोन है, ये भी ध्यान रखिएगा। मेलाटोनिन हार्मोन जो है रात के अंधेरे में या इसे अंधेरे का हार्मोन भी कहा जाता है। रात में या अंधेरे में यह स्रावित होता है या यूं कहें कि निद्रा लाने में सहायक होता है, इसीलिए इसे निद्रा कारक हार्मोन भी कहा जाता है। यदि तीव्र रोशनी में आप रह रहे हैं तो तीव्र रोशनी होने पर मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित नहीं हो पाता है और अगर तीव्र रोशनी में आप बैठे हुए हैं तो आपको रात में ठीक से नींद भी नहीं आती है। यह कारण कौन सा है? तो मेलाटोनिन हार्मोन के कारण, मेलाटोनिन हार्मोन की कमी के कारण नींद आपको सही ढंग से नहीं आ सकती है। यहाँ ध्यान रखिएगा शरीर की सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीनियल ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है और पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा नोट में कि मेलाटोनिन हार्मोन जो है पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है और ये रात का हार्मोन, अंधेरे का हार्मोन, निद्रा कारक हार्मोन है। पूर्व में देख चुके हैं, वही चीज यहाँ पे दोहरा दिया गया। चलिए दोहरा दिया गया नोट के लिए। अब आइए प्रमुख अंतस्रावी ग्रंथियां और उनके कार्य अन्य देखें। यहाँ पे थायराइड ग्रंथि कहाँ पे होती है उपस्थित? थायराइड ग्रंथि तो हमारे गले में। ये सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी हम लोग देख चुके पीनियल काय है, सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। कहाँ पर होती है? तो गले में दोनों लैरिंग्स के नीचे भ्रूण के एंडोडर्म से भी उत्पन्न होता है। ध्यान रखिएगा भ्रूण के एंडोडर्म से आपका थायराइड ग्रंथि उत्पन्न होती है। ये थायराइड ग्रंथि है आपका। और इसे निकलने वाले जो प्रमुख हार्मोन है थायरॉक्सिन, T4, T3 और कैल्टोटोनिन। थायरॉक्सिन, ट्राईआयोडोथायरोनिन, इसे T3 कहा जाता है और कैल्टोटोनिन T3, T4 कैल्टोटोनिन आपका थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले प्रमुख हार्मोन्स हैं। अब बात करेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन की तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन युक्त हार्मोन है और इसका मूल कार्य क्या है? तो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर के जल संतुलन का कार्य करना। एंटी डाययूरेटिक एडीएच हार्मोन है, उसके साथ ये मिलकर के मनुष्य के शरीर में जल संतुलन का कार्य करता है। विभिन्न प्रकार के मानव शरीर के उपापचयी क्रियाओं को ये नियंत्रित और निगमित करता है। जनन अंगों के कार्यों का नियंत्रण कौन करेगा? तो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन करेगा। और हृदय की धड़कन का नियंत्रण करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। ये याद रखिएगा जल की मात्रा, हृदय की धड़कन, मनुष्य के उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण और जनन अंगों के कार्यों का नियंत्रण इनके द्वारा किया जाता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स के द्वारा।
किया जाता है। अब पैराथायराइड ग्रंथि या परा अबटू, हिंदी में थायराइड ग्रंथि को अबटू ग्रंथि भी कहा जाता है, और पैराथायराइड ग्रंथि के पास ही आपका परा अबटू ग्रंथि होता है। थायराइड ग्रंथि के पास में ही पैराथायराइड या परा अबटू ग्रंथि होता है। इसकी अवस्थिति गले में थायराइड ग्रंथि के पीछे में होती है, और यह भ्रूण के एंडोडर्म से भी उत्पन्न होता है, जैसा कि आपका थायराइड ग्रंथि में हम लोग देखे थे। स्रावी हार्मोन्स की बात करेंगे तो इसे दो प्रकार के हार्मोन मुख्यतः प्राप्त होते हैं। एक पैराथ हार्मोन जिसे कोलिफ हार्मोन भी कहा जाता है, और एक है कैल्सिटोनिन। कोलिफ हार्मोन जो है अल्प स्रावन, कोलिफ हार्मोन यदि कम मात्रा में स्रावित हो रहा है तो इससे हाइपोकैल्सीमिया हाइपोकैल्सीमिया और टिटेनी नामक रोग उत्पन्न होता है। यदि अतिस्रावन हो रहा है, अधिक स्रावित हो रहा है आपका पैराथ हार्मोन, तो उससे ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस होगा, हड्डियों से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बीमारी है। हम बात करेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है हमारा घेंगा। घेंगा रोग थायराइड ग्रंथि के आकार में वृद्धि होने के कारण होती है। इसके पश्चात है जड़ मानवता, जिसे क्रिटिनिज्म कहते हैं। यह क्रिटिनिज्म मूल रूप से बच्चों को होता है, और बच्चों का जो शारीरिक मानसिक विकास है इस रोग में अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। वहीं मिक्सिडीमा है। मिक्सिडीमा मूलतः एडल्ट्स में होता है, और रोगी का हृदय गति और रक्तदाब दोनों घट जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा कि मिक्सिडीमा रोग में मूलतः रोगी के हृदय गति और रक्तदाब दोनों ही घट जाते हैं। इसे मिक्सिडीमा रोग कहा जाता है। अब बात करें हाशिमोटो का रोग। हाशिमोटो का रोग, तो ध्यान रखिएगा हाशिमोटो रोग का रोग भी जो है आपका, यह प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा थायराइड ग्रंथि पर हमला करने के कारण होता है। इसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हाशिमोटो रोग का कारण क्या है। तो प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा थायराइड ग्रंथि पर हमले को हाशिमोटो रोग के नाम से जाना जाता है, और इसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म की बात करेंगे तो इससे जनन क्षमता में कमी आ जाती है। जनन क्षमता की जब कमी हो जाती है तो हाइपोथायराइडिज्म इसे रोग कहा जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाले प्रमुख रोग हम लोग देख चुके। अब बात करते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से होने वाले रोग। थायरॉक्सिन हार्मोन यदि अधिक मात्रा में स्रावित होने लगे तो किस प्रकार के रोग हमें हो सकते हैं। तो पहला है आपका नेत्रोसेंधी गलकंड, एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर। एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर जो है, या इसे ग्रेव्स डिजीज के नाम से जाना जाता है, यह थायरॉक्सिन के अधिक श्रावण से उत्पन्न होने वाला एक रोग है, और इसके अंतर्गत आंखें जो होंगी वह फूलकर नेत्र कोटक से बाहर आ जाती हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा है प्लमर का रोग, प्लमर्स डिजीज। इसे टॉक्सिक ग्वाइटर के रूप में भी हम लोग जानते हैं। प्लमर का रोग या टॉक्सिक ग्वाइटर के रूप में जानते हैं इस रोग को, प्लमर रोग को। इसमें हम लोग वजन में कमी देखते हैं, हाथ पैर हमारा कपकपाने लगता है, और थायराइड ग्रंथि फूल जाती है या उसमें गांठ उत्पन्न हो जाती है। तो ये प्लमर का रोग का मूल लक्षण है, जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से होने वाला रोग है। अब पैराथायराइड और कैल्सिटोनिन हार्मोन, जो कि आपके हार्मोन निकलते हैं थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि से, इसके क्या कार्य हैं। ध्यान रखिएगा, ये दोनों हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। दूसरा है आपका रक्त में कैल्शियम की कमी होने पर पैराथार्मोन हार्मोन स्रावित होता है, जिसे पैराथायराइड हार्मोन भी कहते हैं। और दूसरा है रक्त में कैल्शियम यदि अधिक हो गया, रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो गई, तो आपका कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन कैल्शियम की अधिकता को नियंत्रित करता है, और यदि कैल्शियम की कमी हो गई तो पैराथार्मोन हार्मोन उसे नियंत्रित करता है। अब आते हैं एड्रिनल मेडुला से स्रावित होने वाले हार्मोन। तो ये एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं, और एड्रिनल ग्रंथि जो होती है ये ब्रिक के ऊपर पे होती है, ब्रिक पर उपस्थित होती है। मेडुला और कॉर्टेक्स, ब्रिक के पूर्व में ही हम लोग देख चुके हैं कि ब्रिक में दो भाग, आपका एक मेडुला एक कॉर्टेक्स होता है। और यह ध्यान रखिएगा, एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होने वाला यह जो हार्मोन है इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी एक कहा जाता है। इसे हम लोग अन्य रूप में यदि देखें तो इसे यहाँ पर मेडुला और कॉर्टेक्स, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सम्मिलित रूप से हम लोग दोनों हार्मोन्स को यदि हम लोग देखें तो कैरेकॉल्मिन्स कहा जाता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ सकता है कि कैरेकॉल्मिन्स किन हार्मोनों के नाम हैं। वहीं नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन की बात करेंगे तो इससे यह एक एमिनो एसिड है, और इसे अन्य रूप में देखें तो नॉर एड्रिनेलिन भी कहा जाता है। और इसका मूल कार्य क्या है, तो वाहिका संकरण द्वारा त्वचा पाचन उत्सर्जन एवं जनन आदि से संबंधित अंगों में रुधिर संचार कम करना इसका मूल कार्य है।
अब यहाँ पर हम लोग बात करें एड्रिनल मेडुला से स्रावित होने वाले हार्मोन, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा एड्रिनेलिन हार्मोन यहाँ ध्यान रखिएगा। एड्रिनेलिन हार्मोन को हम लोग एपिनेफ्रिन के नाम से जानते हैं या इसे लड़ो एवं उड़ो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। लड़ाई या झगड़े की स्थिति में यह हार्मोन उत्पन्न होता है और हमारे शरीर में एक तीव्र संवेग हमें महसूस होता है। आपातकालीन हार्मोन है ये, या इसे युद्ध हार्मोन भी कहते हैं। लड़ाई झगड़ा में हमारा देखते हैं सांसें तेज फूलने लगती हैं, हमारे शरीर बहुत ज्यादा हरकत करने लगता है, तो ये सभी एड्रेनलिन हार्मोन के कारण होता है। इसका कार्य क्या है, तो हृदय गति में वृद्धि कर देता है। पूर्व में हम लोग चर्चा कर चुके, वाहिका विस्तारण द्वारा, वैसोडिलेशन द्वारा मस्तिष्क, कंगाल पेशी, हृदय, फेफड़ा और यकृत आदि अंगों में रुधिर संचार में यह वृद्धि कर देता है। यानी जब हृदय, फेफड़ा, यकृत, कंकाल पेशी, मस्तिष्क आदि अधिक ब्लड का डिमांड करेगी तो एड्रिनेलिन हार्मोन जो है उन्हें अधिक सप्लाई करने लगेगा ब्लड का, और हृदय गति को ये बढ़ा देता है। अब वन लाइनर रूप में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पूछा गया है अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो सिक्रिटीन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अग्नाशय से निकलने वाले पाचक रस को हम लोग पूर्ण पाचक रस का दर्जा देते हैं, और सिक्रिटीन हार्मोन जो है पाचक रस के उत्पादन के लिए अग्नाशय को उत्तेजित करता है। इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन आपका एक प्रोटीन है। इंसुलिन जिसे मधुसूदनी कहा जाता है, यह अंतःस्राव हार्मोन एक है, क्या है, तो पेप्टाइड है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रोटीन या पेप्टाइड आपका इंसुलिन या मधुसूदनी एक पेप्टाइड या प्रोटीन है। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित रहती है, तो इंसुलिन में जस्ता उपस्थित रहती है। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह इंसुलिन प्राप्त होता है किससे, दहेलिया की जड़ों में यह प्राप्त होता है। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह इंसुलिन प्राप्त होता है दहलिया की जड़ों में। इसके अतिरिक्त माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना हार्मोन प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन यह क्रिया प्रेरित करती है, तो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन वात्सल्य की क्रिया को प्रेरित करती है, तभी माँ अपने बच्चे को गले लगाती है, उसे चूमती है, दुलारती है, पुचकारती है। अब बात करेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाले हार्मोन की, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाले जो प्रमुख हार्मोन हैं उसके नाम क्या क्या हैं, तो यहाँ हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि पहला है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, इसमें कार्टिसोल 95% होता है। इसके अतिरिक्त मिनरलो कार्टिकॉइड्स हो गया, जिसे सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहा जाता है। सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन किसे कहा जाता है, तो मिनरलो कार्टिकॉइड्स को कहा जाता है। वहीं सेक्स हार्मोन निकलता है, मादा में मादा हार्मोन एस्ट्रोजेंस, और नर में एंड्रोजेंस हार्मोन्स का उत्पादन करता है आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स। और इसकी विकृति से कौन सा रोग होता है, तो ध्यान रखिएगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स में जब विकृति उत्पन्न हो जाती है तो मनुष्य में एडिशन रोग होता है। एडिशन रोग आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स में आई विकृति के कारण उत्पन्न होता है। और कॉर्टेक्स हमारे शरीर के लिए इतना जरूरी है कि यदि इसे शरीर से निकाल दें तो मनुष्य 1 या 2 सप्ताह में ही मर जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये इतना जरूरी है कॉर्टेक्स आपका। एड्रिनल कॉर्टेक्स के अल्प श्रवण से होने वाला रोग क्या है, अगर अल्प श्रवण करने लगे एड्रिनल कॉर्टेक्स तो इससे एडिशन रोग होगा, हम लोग पूर्व में देख चुके हैं। हाइपोग्लाइसीमिया होगा और हाइपरकैलीमिया होगा। हाइपरकैलीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया ये 2 अन्य रोग हैं। वहीं एड्रिनल हार्मोन्स के अति श्रवण से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है, तो हाइपरग्लाइसीमिया जिसे मधुमेह कहते हैं, हाइपोकैलीमिया, इडीमा रोग शरीर का जगह जगह फूल जाना। हमारे शरीर में देखते हैं कि कभी कभी होता क्या है कि शरीर जगह जगह से फूल जाता है, चाहे आपका चेहरा हो, हाथ हो, पैर हो, वो शरीर फूलना प्रारंभ कर देता है, पूरा शरीर फैल जाता है, इसे इडीमा कहते हैं। कुशिंग सिंड्रोम, शरीर भौंडा मतलब बेढब शरीर हो जाता है, कुशिंग रोग में शरीर बेढब हो जाता है, ये एड्रिनल हार्मोन के अत्यधिक स्रावन के कारण ये रोग होता है। ऑस्टियोपोरोसिस, आपका हड्डियों में हड्डियां जो होती हैं वो गलने लगती हैं, हड्डियों का रोग है ऑस्टियोपोरोसिस। ये एड्रिनल हार्मोन्स के अत्यधिक स्रावन से होने वाले प्रमुख रोग हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। अंडाशय की बात करेंगे तो अंडाशय केवल महिलाओं में होती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है यहाँ से। वृषण केवल टेस्टिस पुरुषों में होता है और यहाँ से एंड्रोजन हार्मोन निकलता है, और टेस्टोस्टेरोन की कुछ मात्रा महिलाओं में भी होती है, ये ध्यान रखिएगा। थाइमस ग्रंथि की बात करेंगे,
थाइमोसिन और थाइमोपोएटिन हार्मोन निकलता है, और ब्रिक या किडनी से कैल्सिस्ट्रॉल, रेनिन और एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन का प्रवाह होता है। वहीं विभिन्न प्रकार की जो ग्रंथियां हैं, कहाँ पे उसकी स्थिति है मानव शरीर में, वो आपके विषय आपको यहाँ पे बताया गया है, ये ध्यान रखिएगा। इस इमेज को आप लोग ध्यान में अपने रखेंगे। अब आते हैं हम लोग जनन संबंधी हार्मोन, या जिसे रिप्रोडक्शन हार्मोन भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले हम लोग स्त्री संबंधी हार्मोन देखेंगे, और यहाँ बराबर लोग कंफ्यूज करते हैं और प्रश्नों के उत्तर गलत दे देते हैं। एस्ट्रोजन की बात करेंगे तो एस्ट्रोजन का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो ये उत्पादन आपका अंडाशय में होगा। कब होगा, तो जब यौवना आरंभ से रजोनिवृत्ति की आयु तक, यानी जब तक मंथली साइकिल महिलाओं में चलता है, जिस समय से लास्ट समय तक, तब तक एस्ट्रोजन का उत्पादन महिलाओं में होता है। एस्ट्रोजन का प्राथमिक रूप क्या है, तो स्ट्रेडियोल इसका प्राथमिक रूप है, और इसे अन्य नाम हम लोग जानते हैं, अन्य रूप में नारी विकास हार्मोन, नारी विकास हार्मोन के रूप में हम लोग एस्ट्रोजन को जानते हैं। इसका मूल कार्य क्या है, तो मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को यह आगे करता है। जैसे बात करें तो लड़कियों में स्तन, गर्भाशय, योनि, दुग्ध ग्रंथियों आदि के समुचित विकास में ये सहायक होता है। और ये सभी के सभी जो जनन ग्रंथियां हैं, जनन ग्रंथियों का जो महिलाओं में विकास होता है, वो एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ही होता है। और एस्ट्रोजन की बात करेंगे तो एस्ट्रोजन के स्रावन पर पीयूष ग्रंथि के हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तथा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच के द्वारा नियंत्रण होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। एस्ट्रोजन के हार्मोन पे दो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। पीयूष ग्रंथि का हार्मोन है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों नियंत्रण रखता है। रिलैक्सिन की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि गर्भावस्था में कॉर्पस ल्यूटियम तथा ओवल प्लेसेंटा से इसका स्रावन होता है, और प्यूबिक सिम्फाइसिक्स को मुलायम बना देता है, और गर्भाशय ग्रीवा को यह चौड़ा कर देता है, जिससे कि बच्चे के जन्म में आसानी होती है। ये ध्यान रखिएगा। रिलैक्सिन हार्मोन मूल रूप से गर्भाशय की अवस्था में, गर्भ धारण की अवस्था में, या जब महिला बच्चा पैदा करती है तो उस समय पे बच्चे को जन्म देने के दौरान ही रिलैक्सिन हार्मोन की उत्पत्ति होती है। ऑक्सीटोसिन की बात करेंगे तो ऑक्सीटोसिन का मूल कार्य है माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना, या वात्सल्य भाव जो माँ और बच्चे के मध्य होता है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही होता है। इसके अतिरिक्त स्त्री पुरुष के मध्य जो मैथुन के समय भावनाओं को नियंत्रित करता है, नियमन करता है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है। ये आपका दुग्ध उत्क्षेपण करता है, या मिल्क इजेक्शन को ये बढ़ाता है। संबंधित प्रमुख उत्तक कौन है जिससे ऑक्सीटोसिन प्रभावित होता है, वह आपका गर्भाशय, यूट्रस और स्तन ग्रंथियां, दोनों ऑक्सीटोसिन से प्रभावित होती हैं। प्रोलैक्टिन की बात करेंगे तो इसका उत्पादन मूल रूप से पूर्वकाल पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग की लेप्टोट्रॉप कोशिकाओं में होता है, और इसे ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन के रूप में प्रोलैक्टिन को हम लोग जानते हैं। और इसका मूल कार्य है प्रोलैक्टिन का कि शिशु के जन्म के उपरांत दुग्ध स्रावन को ये प्रेरित करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन तभी स्त्रियां दूध उत्पादित करती हैं और बच्चों को पिलाती हैं। प्रोजेस्टेरॉन की बात करेंगे तो इसका उत्पादन होता है कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा। प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन होता है, और कार्य क्या है, तो गर्भ धारण हेतु आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करना प्रोजेस्टेरॉन का मूल कार्य है। और गर्भाशय की एंडोमेट्रियम का मोटा होना, इसमें रुधिर संचरण को बढ़ाना और ग्लाइकोजन का संचय करना इसका एक अन्य कार्य है। और अंडाशय में जो फॉलिकल्स के निर्माण होते हैं उसकी प्रक्रिया को बंद करना प्रोजेस्टेरॉन का मूल कार्य है। अब आते हैं नर संबंधी या पुरुष संबंधी जो हार्मोन्स हैं, इसमें ध्यान रखिएगा टेस्टोस्टेरोन की प्रमुख हार्मोन है। इसका उत्पादन टेस्टिस या वृषण में होता है, और वृषण में उपस्थित लेडिंग की कोशिकाओं, सेल्स ऑफ लीडिंग में इसका उत्पादन होता है टेस्टोस्टेरोन का। इसे अन्य रूप में अगर हम लोग देखें तो पौरुष विकास हार्मोन कहते हैं, और पुरुषों में जो भी पुरुषोचित लक्षण या गुण उत्पन्न होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन के कारण ही होते हैं। इसका अगर हम लोग देखें पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों का परिवर्धन और विकास होता है। इसके अतिरिक्त यौन आचरण को भी, ये पुरुष यौन आचरण को प्रेरित करता है। अब पीनियल ग्लैंड्स की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा पीनियल ग्लैंड्स जो है आपका कहाँ पर होता है, तो मस्तिष्क के सेरेब्रम में, मस्तिष्क के सेरेब्रम के गोलार्धों के बीच में आपका पीनियल ग्लैंड्स होता है। ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है। और मानव शरीर की सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि है पीनियल काय या पीनियल ग्लैंड्स। इसे हम लोग
एपिफाइसिस सेरेब्री के नाम से भी इसे जाना जाता है और इससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो कि निद्रा लाने और जगाने की क्रिया का नियंत्रण करता है। मंद प्रकाश तथा रात में मेलाटोनिन का जो श्रावण होता है अधिक होता है, तीव्र प्रकाश और दिन में मेलाटोनिन का हार्मोन का श्रावण कम हो जाता है। पूर्व में हम लोग इसके विषय में देख चुके हैं। अब बात करें फेरोमोन की, तो ध्यान रखिएगा फेरोमोन का हम लोग सर्वप्रथम परिभाषा देखेंगे, आखिर इसका कार्य क्या है, क्यों ये उत्पन्न होता है, इस सब चीज के यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। फेरोमोन की बात करेंगे तो किसी भी जंतु के द्वारा मुक्त किए गए अर्थात बाह्य वातावरण में विसर्जित किए गए ऐसे पदार्थ जो उसी जाति या स्पीसीज के अन्य सदस्यों की क्रियाओं या आचरण में परिवर्तन प्रेरित करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी जंतु के द्वारा फेरोमोन मनुष्यों के द्वारा भी उत्पन्न किया जाता है। उदाहरण के लिए कीट और मनुष्य हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। एक पदार्थ है जो कि बाह्य वातावरण में उत्सर्जित किया जाता है और आप उस पदार्थ की ओर, उसकी सुगंध की ओर आप आकर्षित हो जाते हैं। अब प्रजनन की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा प्रजनन आपका परिभाषा है। फेरोमोन एक हार्मोन है, ये भी ध्यान रखिएगा फेरोमोन क्या है, हार्मोन है। इसमें गंध होता है और आप किसी ओर आकर्षित होते हैं, ध्यान रखिएगा आप किसी की ओर आकर्षित होते हैं तो यह आकर्षण इसी फेरोमोन के कारण होता है। अब जनन और भ्रूणीय विकास की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा प्रजनन की परिभाषा क्या है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीवधारी अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे प्रजनन या जनन कहते हैं, और वह तंत्र या वह अंग जो इस प्रजनन में अपनी मुख्य भूमिका निभाता है उसे प्रजनन तंत्र या प्रजनन अंग कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग मानव के विषय में अगर पढ़ें तो मानव जनन तंत्र को दो भागों में हम लोग विभाजित करते हैं, एक पुरुष जनन तंत्र, एक स्त्री जनन तंत्र। पुरुष जनन तंत्र की बात करेंगे तो प्रमुख जनन तंत्रों में आपका स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक हो गया जो कि वृषण कोश होता है, वृषण टेस्टिस, अधिवृषण, नर जनन वाहिनी या शुक्र वाहिनियां कहते हैं जिससे हमारा स्पर्म वाहित होता है, मूत्र मार्ग या शिश्न हो गया, हमारा सहायक जनन ग्रंथियां हो गया, शुक्राशय, प्रोस्टेट और काउपर की ग्रंथियां, ये पुरुष जनन ग्रंथियां हैं। और स्त्री जनन ग्रंथियों की बात करेंगे तो इसमें अंडाशय, अंडवाहिनियां, गर्भाशय, योनि, भग और स्तन महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा स्त्री जनन तंत्र है। अब इनमें हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मानव में जनन होता क्या है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि मानव एक लिंगी यूनिसेक्सुअल है। यहाँ पर नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं और उनके जननांगों में विविधता देखी जाती है। अगर जननांग की हम लोग बात करेंगे तो पुरुष में एक जोड़ी वृषण होता है और महिलाओं में एक जोड़ी अंडाशय या ओवरीज होते हैं। और मनुष्यों के गर्भावस्था काल की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि फर्टिलाइजेशन के उपरांत, निषेचन के उपरांत लगभग 266 दिन का होता है, या इसे हम लोग 38 सप्ताह भी कहते हैं। मनुष्यों में गर्भावस्था का जो काल है वो 266 दिन या 38 सप्ताह का होता है। और निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब या नली में होती है। ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न बराबर पूछा गया है कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो फैलोपियन नली, ट्यूब या अंडवाहिनी में होती है। और मादा या स्त्री जो है वह जनन पथ में पहुंचने के पश्चात ही शुक्राणु की निषेचन क्षमता जो होती है सामान्यतः 48 से 72 घंटे की होती है, अन्यथा 48 से 72 घंटे के उपरांत जो है वो शुक्राणु या जो स्पर्म है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये डायग्राम के द्वारा बताया गया है कि किस प्रकार से कहाँ पर हमारा निषेचन क्रिया वगैरह सब होता है। नर युग्मक शुक्राणु जो है मादा युग्मक अंडा के साथ में, अंडाणु के साथ में क्रिया करता है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया के पश्चात सबसे पहले एक जायगोट बनता है और जायगोट से मारूला बनेगा, मारूला से ब्लास्टूला बनेगा और ब्लास्टूला जो है तीसरे सप्ताह में गैस्ट्रूला में परिवर्तित हो जाता है। गैस्ट्रूला में परिवर्तित होगा तीसरे सप्ताह में और इसके बाद भ्रूण का विकास होता है। दूसरे माह से लेकर के 9वें माह तक लगातार भ्रूण का विकास होता रहता है। अलग अलग अवधियों में अलग शिशु के जो ये प्रकार हैं ये अलग अलग प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक। ध्यान रखिएगा नीचे से लेकर के ऊपर तक ये दिखाया गया है। ये पूरा आपका दूसरे से लेकर के 9वें माह तक के गर्भ के की जो स्थिति है बच्चे की वो यहाँ पे दर्शाई गई है। तो आज का सेशन यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। अगले सेशन में हम लोग पादप विज्ञान और मानव रोगों को समझने का प्रयास करेंगे और ये दोनों सेशन बायोलॉजी के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आज के इस सेशन से आप लोग को उपयोगी और लाभदायक जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।